नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में कोरोना का ये जो कहर चल रहा है, बेशक जो नंबर्स हैं, जो तादाद हैं, जो आदाद और शुमार हैं कोरोना इन्फेक्शन के, वो कम जरूर होते जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी कई तरह की राय है। कहा यह जा रहा है कि शहरों में केसेस कम हुए हैं, लेकिन देहातों में और ग्रामीण इलाकों में, देही इलाकों में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये जो कॉलमनिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका यह कहना है। बहरहाल फिर भी हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं। सरकारी आंकड़ों में जो आदाद और शुमार में पता चल रहा है, उससे यह जाहिर हो रहा है कि कोरोना का इंफेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन तीसरे लहर को लेकर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारी तैयारी कितनी है। अब तक जितने भी माहिरीन हैं सेहत के शोबे से जुड़े, उनका कहना यही है कि जब तक हम सबको वैक्सीनेट नहीं करा लेते हैं, तब तक हम कोरोना से पूरी तरह से खुद का बचाव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही यानी टीकाकारी ही एक वाहिद हथियार है, एक औजार है, एक कवच है, एक हिफाजत है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। बातें तो बहुत की गई, बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए कि हम सबसे सरे फहरिस्त हैं दुनिया में, तमाम मुल्कों में हम जो है सबसे आगे हैं, वैक्सीनेशन का काम हमारे यहां पूरा हो जाएगा, पूरे देश को वैक्सीनेट करा लिया जाएगा तमाम लोगों को। लेकिन आपको पता है, आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक 10% आबादी की भी वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में नहीं हो पाई है, दोनों डोज, क्योंकि जब तक डबल डोज नहीं लगता तब तक इसे कंप्लीट या पूरा नहीं माना जाता। 10% आबादी की भी डबल डोज नहीं हो पाई है। आलम यह है कि तमाम अलग अलग रियासतें अलग अलग आवाज उठा रही हैं, उनकी यह शिकायत हो रही है कि हमें वाफिर मकदार में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। उसके बाद यह पता चला कि नहीं, अब रियासतें भी अपने अपने तौर पर वैक्सीन खरीद सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मरकज की तरफ से यह था कि मरकज वैक्सीन का इंतजाम करेगी और रियासतों को देगी, लेकिन जब बातें ज्यादा होने लगी, जब डिमांड ज्यादा होने लगे, जब कोरोना का इंफेक्शन बढ़ने लगा, तब इसमें भी पॉलिसी बदल गई कि अब जो मरकज है वो अलग कीमत पर वैक्सीन खरीदेगी, रियासती हुकूमतों को ज्यादा कीमत देकर वैक्सीन खरीदना पड़ेगा, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें और ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ेगा। तो जो ज्यादा कीमत देकर खरीदेगा, जाहिर सी बात है कि उसके लिए वैक्सीनेट कराने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको भी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। सवाल अब यह भी पैदा होता है कि अगर आप ज्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार भी हैं, तो क्या वैक्सीन वाफिर मकदार में मौजूद है? इसी सवाल को लेकर अपोजिशन अब जो है वो मरकज की घेराबंदी पर उतर आया है। चाहे वो नवीन पटनायक हो या ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर और दूसरी रियासतों के वज़ीर आला हैं, वो लगातार ये बात अब उठा रहे हैं कि ये मरकज को चाहिए कि वो वैक्सीन मुहैया कराए रियासतों को, और ताकि लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा सके। आज इसी खास मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में, बल्कि एक बड़ी आबादी में एक अफवाह है, एक किस्म की एक डर है, एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने से पता नहीं क्या नहीं हो जाएगा, और वैक्सीन लेने से वो बचते हैं, घबराते हैं। यह क्यों है, इसका सद्देबाब कैसे होगा, इसी पर आज हमारी खास पेशकश। तो हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ साधना भारती भी होंगी, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। हमारे साथ विक्रम बिधूरी, तर्जुमान बीजेपी, और हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव, वाइस प्रेसिडेंट IMA तेलंगाना स्टेट। इन सब से हम बारी बारी से सवाल करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से अब तमाम रियासतों ने यह आवाज उठाना शुरू कर दी है कि यह मरकज की जिम्मेदारी है कि मरकज वैक्सीन मुहैया कराए और हमें दे, यानी रियासतों को दे, ताकि हम वैक्सीनेट कराएं। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग रियासतों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले थे, अब धीरे धीरे तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लगते चले जा रहे हैं। किसी को एक डोज लग चुका है तो किसी को दूसरे डोज लगने का इंतजार है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर वैक्सीनेशन की इस पॉलिसी में कहां कमी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी, उससे पहले हाई कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर काफी सवाल उठाए हैं, और सवाल यह उठाया कि आखिर आपकी पॉलिसी है क्या। मरकज से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर अब तक आपने कितनी वैक्सीन खरीदी, कब कब खरीदा,
कितने में खरीदा और उस वैक्सीन का कितने लोग अब तक वैक्सीनेट कराया जा चुका है। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, इससे आप एक बड़ी आबादी है, बल्कि ज्यादा बड़ी आबादी हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की है जो डिजिटली अभी साउंड नहीं है, तो क्या वो लोग इस वैक्सीनेशन प्रोसेस से महरूम रह जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साधना भारती जुड़ चुकी है, विक्रम विदुरी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजीव सिंह यादव हमारे साथ होंगे। साधना भारती, मैं आपसे एक सवाल पहले यह करना चाहता हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या ऑपोजिशन के और बहुत सारे लीडर हैं, वो अब लगातार सवाल उठा रहे हैं वैक्सीन के प्रोसेस को लेकर। उनकी सिर्फ यह मांग है कि मरकज यानी केंद्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वो हमें वैक्सीन दे और हम उसे लगवा लें। क्या वो रास्ता सही नहीं था जो बीच में यह बात आई कि जो स्टेट्स हैं वो अपने तौर पर भी वैक्सीन के लिए टेंडर दे सकते हैं? जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने खुद अपने शुरुआत में बोला कि एक भ्रामक अफवाहें भी हैं, क्योंकि मैं खुद गांव में बैठी हूं इस समय, मध्य प्रदेश बालाघाट के खैरलांजी से कनेक्टेड हूं मैं लाइव। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन देखिए केंद्र की जिम्मेदारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉडर्ना ने तो मना ही कर दिया था कि हम राज्यों से तो लेन देन करेंगे नहीं, हम वैक्सीन नहीं देंगे, हम केंद्र को देंगे। तो आज केंद्र की जिम्मेदारी इसीलिए बड़ी हो गई है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अब राज्यों को ग्लोबल टेंडर्स क्यों निकालने पड़ रहे हैं, तो इसकी जरूरत ना पड़े, इसके लिए पहले हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रीय नीति बनाने पर भी ध्यान देने के लिए कहा था। तो राष्ट्रीय नीति कब क्या बनी? कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी। दूसरी बात यह कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मई तक 6 करोड़ प्रति माह वैक्सीन लग रही है। जरूरी है, जो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है मोदी सरकार ने, कि हम दिसंबर के एंड तक पूरे लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे। उसके लिए तो एक महीने में 28 से 29 करोड़ वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रणनीति है? क्योंकि जिन 8 टीकों पर भारत सरकार भरोसा कर रही है विशाल जी, उसमें से 4 टीके अभी ट्रायल पर हैं, और ट्रायल से लेकर और वितरण तक, उत्पादन से लेकर वितरण तक, उसमें समय कम से कम 4 से 5 महीने भी लग जाता है, कई बार ज्यादा भी लग जाता है। तो इसको लेकर जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस गति से हम चल रहे हैं उसके हिसाब से तो 2 साल से भी अधिक का समय लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए जरूरी है, सरकार से इसीलिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस समय पर कि आप वैक्सीनेशन को रैंप अप करें तेजी के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगी जो आपने शुरुआत में कही कि लोगों के अंदर अफवाह है। आखिर वो अफवाह की जड़ क्या है? वो अफवाह की जड़ ये है, जैसे मैं गांव देहात के लोगों को सुनती हूं तो वो डरते हैं वैक्सीनेशन लगाने से। कई खबर आई कि लोग नदी में कूद गए सुनकर के हमें वैक्सीनेटेड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अफवाह की जड़ ये है कि भाजपा के भी कई विधायक, कई सांसद और कई मंत्री बार बार, और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डार्क चॉकलेट चटवाकर, गोमूत्र पिलवाकर, गोबर लेप लगाकर, कीचड़ लोट किट बताकर और भाभी जी पापड़ खिलवाकर भारत से कोरोना को भगाना चाहते हैं। और पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी अंधविश्वास किट को अपनाते हुए ताली थाली बजवाई, दिया बाती मोमबत्ती जलवाई, क्योंकि मोदी सरकार को पूर्ण विश्वास ही नहीं, संपूर्ण अंधविश्वास था कि शायद दिया बाती घंटी बजवाने से शायद कोरोना देश से भाग जाएगा। जबकि दूसरे देश उस समय पर क्या कर रहे थे? 29 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने भी सितंबर अक्टूबर 2020 में 30 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर कर दिया था, और हिंदुस्तान की सरकार ने मात्र दिखावे के लिए जनवरी 2021 में 135 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में मात्र 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया, और उसके बाद 6 करोड़ 45 लाख से अधिक तो विदेशों में निर्यात कर दी। ऑक्सीजन भी निर्यात ज्यादा मात्रा में की गई। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा विफलता सरकार की दिखाता है, और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जनता के सामने लेकर आया है ये दौर। तो इसीलिए प्रश्न जनता आज केंद्र सरकार से पूछ रही है, मात्र विपक्ष या कांग्रेस पार्टी या विशेषज्ञ या डॉक्टर्स की टीम सवाल नहीं उठा रहे। तो उसके बाद ऐसे हालात क्यों बन गए विक्रम जी? विक्रम जी, क्या सिचुएशन इस वक्त है? वैक्सीन को लेकर अदालतें भी अब सवाल उठा रही हैं कि वैक्सीन पॉलिसी आखिर क्या है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी, कितने को लगना बाकी है, कब तक लग पाएगी, कितनी वैक्सीन आपके पास है और कितने आपने ऑर्डर कर रखे हैं, सारा हमें जो है डिटेल चाहिए। क्यों आखिर ये सवाल आ गया? देखिए, कहीं ना कहीं ये जब मोहतरमा जी बहुत तेजी से बोल रही थी, इनको ध्यान में आना चाहिए कि किस प्रकार से देश के अंदर सबसे पहले जब ये जिस काल की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ताली बजाना, ये वही पॉलिसी थी कि जिसको पहली कोरोना की लहर के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को अपनाया, और उसी लॉकडाउन के कारण उसी स्कीम को देश ने नहीं पूरे विश्व ने अपनाया।
और जिसके कारण हम सर सवाल यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर है, वैक्सीन को लेकर सवाल है, कितने परसेंट आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, कितने परसेंट आबादी के पास वैक्सीन लगने के लिए अभी बाकी है, कितने वैक्सीन है हमारे पास? वैक्सीन पर आप विश्व के अंदर भारत दूसरे नंबर पर है वैक्सीनेशन को लेकर। आज आप एक भारत का नंबर मुझे नहीं पूछना है, मुझे पूछना है कि भारत में 130-140 करोड़ आबादी अगर है तो कितने को वैक्सीन लग गया? तो आबादी को ध्यान में रखिए, आबादी को ध्यान में रखिए। जितने लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया है वो यूरोप के कम से कम 50 देशों की घनी आबादी। ये तनासुब सही नहीं है ना, ये तनासुब सही नहीं है, ये ऐसे कंपैरिजन थोड़ी होता है। अभी जो बोला कि डबल डोज, आज भारत की आबादी 125 से 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ की आबादी के दौरान 45 वर्ष से लेकर के ऊपर तक के लोगों को वैक्सीनेशन का काम केंद्र की जिम्मेवारी थी और उन्होंने सफलतापूर्वक 45 से पहले आज तक ऐसा क्राइसिस क्यों पैदा नहीं हुआ, जब कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके राज्यों के लोग, अभी आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन को कैसे डैमेज किया जा रहा था, वैक्सीनेशन को कैसे उसको बर्बाद किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग, जो भी नेहा खान अलीगढ़ के अंदर एक हादसा हुआ कि वो बिल्कुल पेन पॉइंट मत कीजिए। बिहार में क्या सिचुएशन है? बिहार में क्या 45 प्लस के लोगों को लग गया टीका? हाँ, बिल्कुल लगी है। बिल्कुल नहीं लगा टीका, बिल्कुल पूरे लोगों को टीका नहीं लगा। अभी वहां भी सेंटर्स बंद हो रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को जितने मर्जी हैं, मैं खुद गांव से हूं, देहात से हूं, दिल्ली से हूं, आपको जितने लगते हैं पूरा कोविड सेंटर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोई अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं किसी प्रकार के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। वो धड़ल्ले से 45 वर्ष के लोगों के लिए लगातार ये आपका दावा सही नहीं है विदुरी जी, विक्रम विदुरी जी, दावा सही नहीं है आपका। ये मैं साधना जी थोड़ा सा मुझे अगर आप मौका देंगी तो मैं डॉक्टर संजीव सिंह यादव के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेडिकल शोबे से हैं, ये तेलंगाना स्टेट के आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर संजीव सिंह यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वैक्सीनेशन को लेकर जो एक पॉलिसी है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है और उसका जो फाइनली डोज दिया जाना है, क्या ये सब कुछ बहुत नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा है, एक्सपेक्टेड रेट से चल रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ उसका सही है, या इसमें बहुत कमी है? वैक्सीनेशन जो स्टार्टिंग में हुआ था हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, वो तो काफी अच्छे तरह से के चला था, उसके कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हेल्थ केयर वर्कर्स काफी लोग, मतलब तकरीबन 80% लोग वैक्सीन लगा चुके थे। कई लोग थे जिनको हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम था तो वो नहीं लगाए। अभी फिलवक्त जो हाल मैं तेलंगाना में देख रहा हूँ, इंडिया के बारे में जो सुन रहा हूँ, वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन काफी कमी है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्पेशली थोड़े स्टेट गवर्नमेंट्स का बोलना यह है कि ये थोड़े स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा हूँ, बट डेफिनेटली वैक्सीन पॉलिसी जो था, जो पब्लिक को अभी तक एटलीस्ट 50% इंडिया के पॉपुलेशन को लगना चाहिए, अपन सिर्फ 18 या 20% के अंदर है अभी। लेकिन ये 18-20% डबल डोज नहीं है, ये डबल डोज नहीं है 18-20%। उसमें भी थोड़ा आनाकानी है, बट डबल डोज अभी सिर्फ 4 से 5% ही हुआ है। वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन का प्रोडक्शन चल रहा है। डबल डोज अब तक हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है सर, देश में काफी जनाबा है। आपको पता है पहले से कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए 130 करोड़ पॉपुलेशन है, बट वो हिसाब से अभी तैयारी नहीं हुई। अपन पॉलिटिकल नहीं होंगे, अपन ये देखेंगे अपने देशवासियों को कितनों को वैक्सीन लगने की वजह से फायदा हो सकता। वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेटली उतना प्रोडक्शन नहीं है अपने पास, प्रोडक्शन को डबल करना चाहिए। जहां तक मेरा अंदाजा है, नेक्स्ट ईयर एंड तक अपन पूरे कंट्री को वैक्सीनेशन कर सकते हैं आज के माहौल के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर एंड तक कर सकते हैं, ये इनका डॉक्टर साहब का अंदाजा है। साधना भारती, आपको छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे जाना है जरा मौलाना साहब के पास भी। खालिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद। साधना बोलिए। जी देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रख रही हूँ। एक तरफ ये डॉक्टर्स को सलाम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम डॉक्टर्स को सलाम करते हैं, हेल्थ वॉरियर्स बता रहे थे उन्हें, और पिछले साल भी हेलीकॉप्टर से खूब फूल बरसवाए थे उन्होंने। किंतु आज जो डॉक्टर्स को स्टूपिड एलोपैथी को बताते हैं, डॉक्टर्स का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं कि वो डिग्रीधारी होने के बाद भी डबल वैक्सीनेशन के बाद मर गए 10,000 डॉक्टर। नहीं, सवाल है आपके कहने से सवाल है। चर्चा किस बात पे करनी है? वैक्सीनेशन पर चर्चा करने के लिए आई है ना, तो वैक्सीनेशन की बात करो। तुम्हारा यही राहुल कपूर किस प्रकार से तुम लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर के देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, काम करते हैं। बार-बार बकवास कर रही है यहाँ पर सरकार में। आप बाबा रामदेव, तुम इस बात का होश है, तुम क्या बोल रही बंद कराए हैं क्या? नहीं, जिम्मेदारी से बताइए ना, और आंकड़ा बताइए कितनी वैक्सीनेशन है यहाँ। जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी का एहसास करो।
सबसे बड़ी महामारी की वैक्सीन अपना आत्मनिर्भर भारत के आधार पर तैयार खा रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? इसी इन्हीं नीतियों के कारण ऐसे बड़बोले पल के कारण आज लोगों का आज इसी कांग्रेस पार्टी को जब कांग्रेस भारत है तुम लोगों के कारण ही आप जैसे प्रवक्ताओं के कारण कांग्रेस के हालात बने। अरे शर्म करो, भाजपा के बहरूपियों, शर्म करने का काम कीजिए। देखिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात चाहे सहज अंदाज में रखिए या थोड़े गुस्से में रखिए, नहीं लगी शब्दों का चुनाव ढंग से कीजिए प्लीज, अल्फाज का चुनाव बेहतर कीजिए। ठीक है, गुस्सा हो सकता है किसी के मन में किसी अव्यवस्था को लेकर, बद इंतजामी को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं साधना जी, एक मिनट साधना जी, विक्रम बिधूड़ी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आज दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव के जो वकील थे उन्हें यानी कि हाईकोर्ट ने बताया है, एक तरह से डांट लगाई है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना प्रचार करना है करें, लेकिन आप एलोपैथी के बारे में ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। बाबा रामदेव पर या उनके ठीक है पर को भी चर्चा करिए ना दोबारा से, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ है, चूंकि इससे भी एक भ्रम फैल रहा है, इससे गलतफहमी फैल रही है कि आया ये दवाएं बेकार हैं, क्या इन दवाओं से किसी की मौत हो जा रही है। मैं इसके बाद इस वक्त से रुख करना चाहूंगा मौलाना खालिद रशीद साहब का, इस्लामिक स्कॉलर है। खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना असर पड़ता है तब जब एक समाज में असर रखने वाला शख्स जो है किसी भी खास पैथी के खिलाफ कोई ऐसी बात कह दे जिससे आम लोग जो है थोड़ा वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं, वो भी एक ऐसे मौके पर जब वैक्सीन ही एक वाहिद हथियार है कोरोना से मुकाबला करने का। देखिए, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में वैक्सीनेशन को लेकर के पहले दिन से बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाया, जिसकी की वजह से जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं, बल्कि हद ये है कि जो वेल एजुकेटेड लोग भी हैं उनके जहनों में भी वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत मिसकंसेप्शंस और गलतफहमियाँ पाई जा रही हैं। और जहाँ कहीं भी कोई भी छोटा सा वाक़या भी पेश आता है और वो मीडिया में रिपोर्ट होता है तो लोग उसको एज एन एग्जाम्पल पेश करते हैं कि जैसे इसीलिए वैक्सीनेशन कराने से मना किया जा रहा था। फिर जिस तरीके से जितनी मेहनत से हमारे डॉक्टर्स या सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जब कोई बासर शख्स बेबुनियाद बयान देता है तो उसका बाय एंड लार्ज बहुत बड़ा असर ख़ासकर फिर मैं यही कहूँगा कम पढ़े लिखे लोगों पर होता है। तो एज अ सिविलाइज सोसाइटी, एज जिम्मेदार सिटीज़न, एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सबको मिल करके इस इतनी ख़तरनाक बीमारी से का मुकाबला करना है। और जैसा कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि प्रिकॉशंस के साथ साथ जो वाहिद रास्ता है इस बीमारी से अपने को बचाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो जितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम लोग वैक्सीनेट कर लेंगे उतनी जल्दी ही इस बीमारी से हमारे मुल्क लेकिन मौलाना खालिद साहब, मैं आपसे ये सीधे दू बदू अब बिल्कुल मतलब ये बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कई ऐसे सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोगों का भी बयान जो है वो सर्कुलेट होता नजर आता है जिन्हें लोग ये समझते हैं कि भाई ये हमारे मजहबी रहनुमा हैं। उनकी जुबान से ये बात ये कि वैक्सीन ले लोगे तो अपनी जिंदगी छोड़ो, आने वाली नस्लें बर्बाद तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बयानात का असर कैसे जाहिर कर सकेंगे हम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे मजहबी रहनुमाओं को? बात आपकी बात सही है कि जो मजहबी लोगों को तो और भी अपनी जिम्मेदारी के साथ ही बयान देना चाहिए और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसका नतीजा ये होता है कि जो लोग फील्ड में होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फ्रॉम डे वन हम लोगों की ये जिम्मेदारी हम लोगों की ये कोशिश रही है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे किस तरीके से ये वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। अगर किसी को इसके बारे में इल्म ना हो तो बेहतर ये है कि वो खामोश रहे, बेहतर है कि वो खामोश रहे। मैं जरा इस पे छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा विक्रम बिधूड़ी साहब का। विक्रम साहब, एक ऐसे मौके पर जब डॉक्टर्स की किल्लत महसूस की जाती है, पैरामेडिक स्टाफ की किल्लत महसूस की जाती है, लगता है कि काश और डॉक्टर होते, और अस्पताल होता, और सुविधाएं होती, ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो अपना कीमती वक्त जो पेशेंट के पीछे देना चाहिए था वो सड़कों पर आकर प्लाकार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ? किसी बाबा के खिलाफ। ये क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? एक ऐसे दौर में, एक ऐसे वक्त में कहां पर कमी है? किसके वजह से सारे हालात बन रहे हैं?
आपने ही इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया था। आपको याद होगा, जो कहीं ना कहीं समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और किसी न किसी धर्म और संस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको इस कोरोना महामारी के दौरान मिलकर के लड़ना चाहिए, ना कि किसी विवादित बयान को देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने मेरे से कहा, वही बयान मेरा भी है। और रही बात वैक्सीनेशन की, अभी जो डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले कहा कि भाई इस नेक्स्ट ईयर तक हमारा ये जो कंप्लीट है वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अगस्त एंड तक देश की लगभग 60 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको ये ऑन द मतलब एक डिबेट के दौरान मैं आपको अपना बयान दे रहा हूँ। इस बयान के कंपोनेंट्स क्या हैं? किन बुनियाद पर आप कह रहे हैं अगस्त एंड तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा और कितनी वैक्सीन है हमारे पास, कितनी आ जाएगी तब तक? अब धीरे धीरे अपने ग्लोबल टेंडरिंग की ऑर्डर करने शुरू कर दिए। और जिस राज्य ने खासकर ये जो दिल्ली के अंदर एक ऐसा अराजक तत्व बैठा हुआ है जिसने 18 से लेकर के 44 साल के बच्चों को या लोगों को निशाना बना करके, ये वही अरविंद केजरीवाल है। पिछले वर्ष चुनाव होने के कारण आप किस की बात करेंगे? अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी सवाल उठा रहे हैं, हेमंत सोरेन सवाल उठा रहे हैं, नवीन पटनायक सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि आपके अपने रियासत बिहार से सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये है कि फिर इसकी किसकी कमी माना जाए? अगर ये तालमेल की कमी है तो इसकी वजह क्या है? योजना नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आज भी कोरोना महामारी के दौरान आपदा में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो पाल करके बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन का मुद्दा अगस्त के बाद खत्म ही हो जाएगा। ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सुनाया है, मरकज से जो सवाल किया, उसका मतलब क्या निकल आता है फिर? अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो? साधना भारती, आपका रिएक्शन चाहिए होगा जी। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अभी इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, मगर बाबा रामदेव जी के कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें वो खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि 1000 डॉक्टर, कभी वो 10,000 कहते हैं, कभी 1000 डॉक्टर कहते हैं कि डबल वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनका निधन हो गया कोरोना के कारण। तो आप ये बताइए कि इतना बड़ा बयान देने के बाद सरकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि आईएमए ने बल्कि पूरे डॉक्टर्स ने 1 जून को काला दिवस मनाया बिना स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किए। और उसके बाद मेघालय की भाजपा सरकार ऐसे 2 लोगों पर केस लगाती है जो अपने फेसबुक पर ये पोस्ट करते हैं कि गोबर और गोमूत्र से, गोबर लेप से कोरोना का इलाज नहीं होगा। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जो कि डॉक्टरों का अपमान करते हैं, जो सरेआम वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमजाल बनाने का काम कर रहे हैं केवल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उनके कोरोनिल के ये प्रचारक तो बन ही गए थे, उनके लॉन्चिंग में तो शामिल हो ही गए, लेकिन उनके लिए एक सरकार होने के नाते इन्होंने कौन सी जिम्मेदारी के साथ कदम उठाया? क्या महामारी रोग अधिनियम के तहत इन्होंने कोई केस किया? नहीं किया। अरे गोमूत्र से प्रॉब्लम नहीं है, आपके शासन में तो सबसे बड़ा गोमांस का निर्यातक बन गया हमारा देश। आपके तो कई मंत्री ये कह चुके कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो ज्यादा देखिए, ये धर्म के नाम पर बंटवारा मत कीजिएगा। मैं आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, आप ज्यादा धर्म के नाम पर बंटवारा करने का प्रयास यहाँ से इस मकाम से मत करने का प्रयास कीजिए। आप सुनिए, पहले सुनिए, ये एक तो आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। ये गॉडसे को देशभक्त बताने वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माफी मांगने वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिन्होंने तिरंगा नहीं उठाया कभी जीवन में, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जय श्री राम बोलते रहे, जय सिया राम। साधना जी मौजू पे रहते हैं ना, आप भटक जाती हैं फिर। समझने की कोशिश यही तो प्रॉब्लम है। इन पर वैक्सीन के लेकर अगर इस तरह की बातें करेंगे, बात करने के लिए बुलाई थी, कभी हिंदू कभी मुसलमान, भाई को भाई से लड़ाने का काम। देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, गांधीवादी और गॉडसेवादी। हम गांधीवादी विचारधारा नहीं, लेकिन एक मिनट साधना जी, अभी जैसा कहना है, विक्रम विदुरी साहब का कहना है कि सरकार इस बारे में संजीदगी से गौर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, पूरा लेखा जोखा मांगा है, कब खरीदी गई, कितनी खरीदी गई, कितनी आई, कितनी गई, कितनी बेची गई। इस पे अभी थोड़ा हमें इंतजार कर लेना होगा। अदालत भी अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या तैयारी रही सरकार की, ये बता देना। वो बता रहे हैं, उन्होंने बताया जो उनको कहना था। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं जरा मौलाना खालिद साहब के पास जाता हूं। खालिद साहब, ये पॉलिटिकल डिबेट तो इस तरह से चलता रहेगा, चूंकि उसमें जो अपोजिशन है उसे हमेशा कोई ना कोई पॉइंट मिलता है
पॉइंट कई बार जायज़ भी होता है, और जो सरकार में उनका कहना होता है कि भाई हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मामला अदालत में भी अभी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि समाज में बेदारी लाने के लिए हमने इस प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में एक वीडियो दिखाया था कि दिल्ली में कैसे कुछ लोग म्यूजिक का सहारा ले रहे हैं ताकि वो लोगों को बेदार कर सकें कि आप वैक्सीन से डरिए नहीं, वैक्सीनेट कराइए, इसी में आपकी भी भलाई है, आपके आने वाले नस्लों के भी, बच्चों की भी भलाई है। आप एक तरह से क्या अपील करेंगे? मैं आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आ रहा हूं, खालिद साहब। नहीं, मेरी पहले तो मजहबी रहनुमाओं से ये अपील है कि मजहबी रहनुमा खुद आकर वह अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और उसको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडवर्टाइज़ करवाएं, तो लोगों के जहनों से बड़ी हद तक जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी जी। और हमारी सबसे यही अपील है कि दुनिया भर में हर जगह तमाम ममालिक में वैक्सीनेशन हो रहे हैं और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ भी अराउंड 70 to 80% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर सऊदी हुकूमत ने तो अब ये कंपलसरी भी कर दिया है कि अगर आपको हज या उम्रा के लिए जाना है तो आपका वैक्सीनेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, कई जो अपने यहाँ जो भी दवा यूज़ की जा रही है वैक्सीन, उसमें डबल डोजेज़ हैं, तो 2 डोजेज़ में 84 डेज़ का गैप होता है। तो लिहाजा अगर आप चाहें कि आपको कहीं इंटरनेशनली भी ट्रैवल करना है, हज उम्रे भी जाना है, आप फ़ौरन चले जाएं वैक्सीनेशन करा के, तो आप नहीं जा सकते। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए कम से कम अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर और ज़रूर करवाएं। इसमें किसी भी किस्म से कोई भी शक और शुबे में मुब्तला ना हो। मैं फाइनल कमेंट विक्रम बिदुरी साहब, जो लोग भी जिनका समाज में काफी असर और रसूख है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं कि एलोपैथी से नुकसान हो जाएगा, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा उनके लिए भी, और बहुत अच्छी इन्होंने भी बात रखी है कि सभी को वैक्सीनेशन लगवा करके, जितने भी हमारे जो धर्म को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, समाज में रिप्रेजेंट करते हैं, आरडब्ल्यू को जो भी प्रभावशाली लोग हैं जी, और इवन जो हमारी एलोपैथिक है, वो बिल्कुल एकदम आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से संकट की घड़ी में सबसे पहले हमारे वो काम आती है, वो काम आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया साधना जी, बिदुरी जी, खालिद साहब, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। और सबसे अहम बात यही है कि आपको वैक्सीनेशन कराना है। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे।